वेलकम टू सोशल। एक ग्रैंड हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट को बनाना एक स्ट्रॉन्ग विजन डिमांड करता है। हमारे सिनेमा में हिस्टोरिकल एरा की फिल्म्स या मैग्नम ओपस फिल्म्स बहुत रेयरली देखने को मिली हैं, बट स्टिल वी आर प्राउड कि हमारे पास बाहुबली, बाजीराव मस्तानी, मुगले आजम जैसी फिल्म्स हैं जो हम सबको पसंद हैं। अब बात करूँ वेब सीरीज द एम्पायर की। इट इज़ अ हिस्टोरिकल फिक्शन शो जो एक बुक पे बेस्ड है। इस शो में मुगल एम्परर बाबर की लाइफ स्टोरी के नैरेटिव्स फिक्शनलाइज वे में अडेप्ट किए गए हैं। आप कहाँ जाएंगे? सिंधु के उस पार लोधी की सल्तनत को हराने। My name is V and today I'm going to review The Empire in this video। मैं पहले ही बता दूं कि मैं इस शो को सिर्फ शो की कहानी को देखते हुए रिव्यू करने वाला हूं और हर बार की तरह सिनेमैटिकली चीज़ों को क्रिटिक करूंगा। सो अगर आप वो वाली ऑडियंस हैं जो थोड़ा ट्रॉल और हेटफुल रिव्यू देखते हैं, सो शायद ये रिव्यू आपके लिए ना हो। सो एनीवेज रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं शो के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 1, शो का फर्स्ट हाफ। द एम्पायर 8 एपिसोड्स की सीरीज है एंड ऑनेस्टली इसको आप 2 पार्ट्स में देख सकते हैं। मेरे लिए पहले 4 एपिसोड्स काफी एक्साइटिंग थे क्योंकि शो में एक ऐसा कैरेक्टर है जो पूरी स्टोरी का नैरेटिव बांध के रखता है। शो के फर्स्ट हाफ में आपके सामने सभी कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं एंड इट कीप्स यू गेसिंग कि आगे क्या होने वाला है। इसमें रिवेंज, कॉन्स्पिरेसी, कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन हर चीज आपको देखने को मिलती है। सो इसीलिए शो का फर्स्ट हाफ मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। बाकी शो का सेकंड हाफ मुझे कैसा लगा वो मैं आपको वीक पॉइंट्स में बताऊंगा। नंबर 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आर्ट डायरेक्शन। कोई भी पीरियोडिक एरा की स्टोरी हो उसमें आर्ट डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। ये चीज़ आपने बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और बाहुबली में भी देखी होगी। उस टाइम के एरा को रिक्रिएट करने के लिए आर्ट डायरेक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द एम्पायर के सेट्स हों या कॉस्ट्यूम्स। सो फॉर मी आर्ट डायरेक्शन एंड एस्थेटिक्स ऑफ दिस शो वॉज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। नंबर 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट, परफॉर्मेंसेज। शो में बहुत सारे एक्टर्स हैं पर सबके बारे में बात करना इस रिव्यू में पॉसिबल नहीं है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू माई फेवरेट 4 परफॉर्मेंसेज ऑफ द शो। डीनो मोरिया इन द रोल ऑफ शबानी खान बिल्कुल टॉप नॉच लगते हैं। ही टोटली ओन्स दिस कैरेक्टर। उनकी एक्टिंग काफ़ी बेसिक है बट उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा शबाना आजमी जी भी इस शो में एक इम्पॉर्टेंट रोल में नजर आती हैं एंड शी हैज़ प्लेड दैट कैरेक्टर टू अ परफेक्शन एज वेल। इसके बाद दृष्टि धामी इन द रोल ऑफ खानजादा। शी सीम्स टू बी अ परफेक्ट कास्ट। जब भी वो किसी सीन में होती हैं देन शी इज टोटली डोमिनेटिंग दैट सीन। ऑल्सो आप नोटिस करना कि उनकी आइज कितनी एक्सप्रेसिव हैं, विच टोटली एड्स अ सर्टेन लेयर ऑफ इमोशन टू हर कैरेक्टर। नाउ टॉकिंग अबाउट अ सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस जिसने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया, वो थी राहुल देव की परफॉर्मेंस। शो में वो वजीर खान का रोल प्ले करते हैं हु इज शोन एज द बैकबोन ऑफ बाबर एंड हिज एम्पायर। राहुल देव का हर एक सीन शो की स्टोरी में एक वैल्यू ऐड करता है एंड आई विश कि उनके कैरेक्टर में कुछ और शेड्स देखने को मिलते। बट एनीवेज आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंसेज हियर। सो मेरे लिए तो इन 4 एक्टर्स की परफॉर्मेंस बेस्ट थी। आप सब सोच रहे होंगे कि बाबर जैसे मेन कैरेक्टर की परफॉर्मेंस कहाँ है, उसको हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग शो के वीक पॉइंट्स। वीक पॉइंट नंबर 1, बाबर का कैरेक्टर। कितनी अजीब बात है कि शो के मेन प्रोटैगनिस्ट को वीक पॉइंट्स में डिस्कस किया जा रहा है। मैं पहले आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ एक सिनेमैटिक रेफरेंस के साथ। डू यू रिमेंबर कि जब आपने बाहुबली देखी थी तो फिल्म में आपने अमरेंद्र बाहुबली से कितना ज़्यादा कनेक्ट किया था? इतना ज़्यादा कि हम 2 साल तक यही पूछते रहे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इसके अलावा ये एग्जाम्पल छोड़ो, ये तो बहुत इजी है। आप रमन राघव 2.0 जैसी डार्क और ग्रूसम फिल्म का मेन कैरेक्टर रमन को ले लो, जो एक साइकोपैथ सीरियल किलर है। अपन को लगता है अपन आपको आपसे ज़्यादा पहचानता है। आप उस कैरेक्टर तक से फिल्म में रिलेट करते हो चाहे वो कितना भी बुरा हो। मैं इन दोनों रेफरेंस से आपको यही समझाना चाहता हूँ कि फिल्म का मेन कैरेक्टर चाहे कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, वो फिल्म तभी आइकॉनिक बनती है जब ऑडियंस उस कैरेक्टर से रिलेट कर पाए। द एम्पायर के मेन कैरेक्टर बाबर से हमें कोई कनेक्शन फील नहीं होता है। बाबर के कैरेक्टर्स में शेड्स ही नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए शो का माहौल कुछ ऐसा हो जाता है कि बाबर से ज्यादा शो के विलन शिबानी खान से रिलेट करने लग जाते हैं। उनके कैरेक्टर में एटलीस्ट ग्रे शेड्स दिखाए गए हैं जिससे पता लगता है कि वो ऐसा विलनस क्यों है। बाबर के कैरेक्टर को इतना सेफली लिखा गया है कि उस कैरेक्टर में कुछ स्टैंड आउट ही नहीं करता है। कुणाल कपूर रियली ट्राइज हार्ड टू ब्रिंग दैट कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, पर उनके पास कोई कैरेक्टर वाइज इतना कोई मटेरियल नहीं था जो वो स्क्रीन पे शो कर पाए। सो मेरे लिए बाबर का कैरेक्टर एक वीक लिंक था। पूरे शो में उसके कैरेक्टर को देख के लगता है दैट ही इज क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ जस्ट लाइक दिस। सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। नंबर 2 वीक पॉइंट, VFX और एजिंग ऑफ द कैरेक्टर्स। शो के VFX कई जगह तो अच्छे थे बट किसी जगह इतने एमेचर लेवल के थे कि सीरियसली इट मेड मी मेंशन देम इन वीक पॉइंट्स।
कुछ सीन्स में तो ये VFX टोटली एक 3D गेम की तरह लगते हैं। सो फॉर एन हिस्टोरिकल शो अगर आपके VFX स्ट्रॉन्ग नहीं है देन इट टोटली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर द व्यूअर्स, क्योंकि वो उस वर्ल्ड को रियलिस्टिकली देख ही नहीं पाते हैं। इसके अलावा शो में बहुत सालों का लीप लिया जाता है पर आपको कोई कैरेक्टर एज करते हुए दिखता ही नहीं है। आई रियली डोंट नो कि जिस शो में इतना ढंग से सेट डिजाइनिंग और कॉस्ट्यूम्स पे ध्यान रखा गया हो उसमें एजिंग मेकओवर पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया। 15 साल का लीप लेने के बाद भी कैरेक्टर्स बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। सो इट वॉज सो स्ट्रेंज टू नोटिस दीज थिंग्स। सो इसीलिए मेरे लिए VFX और एजिंग मेकओवर ऑफ द कैरेक्टर्स इस शो का वीक पॉइंट है। नंबर 3 वीक पॉइंट, क्लीशेड नैरेटिव्स। इस शो का नाम ऑनेस्टली द एम्पायर नहीं बल्कि द धोखा होना चाहिए था। द धोखा। हर कैरेक्टर शो में एक दूसरे को धोखा देता है एंड इट वाज सो क्लीशेड, क्योंकि हर कैरेक्टर में ये चीज दिखाना इट इज जस्ट That's just lazy writing. कुछ सेगमेंट ऑफ ऑडियंस को शायद ये चीज सही लगी हो पर आई थिंक अब ऑडियंस इससे ज्यादा स्मार्ट हो गई है। इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर कहीं भी मर जाता है विच डजंट गिव जस्टिस टू द हाइप ऑफ द कैरेक्टर। इसके बाद आपको शो में वो वाले सीन्स भी देखने को मिलते हैं जहाँ कोई रैंडम कैरेक्टर एक ऐसा टॉन्ट मारता है जिसके बाद अगले मोमेंट ही उसे मार दिया जाता है कुछ ऐसा रीजन देके। दोनों के बीच बात नहीं किया करते। सो आई थिंक इवन बीइंग अ पीरियोडिक शो हम इन क्लीशेड चीज़ों से थोड़ा आगे निकल सकते थे। धोखा देना और डेथ सीन्स डेफिनेटली एक शो को अपलिफ्ट करने का एलिमेंट होता है पर ये नहीं कि आप हर कैरेक्टर को उसी नैरेटिव पे एंड कर दो। गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे ब्रिलियंट शो में भी बहुत डेथ्स और धोखे हैं पर हर कैरेक्टर का रीज़न उसके पीछे बहुत ढंग से दिखाया जाता है। और वहीं द एम्पायर की राइटिंग इस नैरेटिव में तो बहुत ही बिलो एवरेज थी। नाउ कमिंग टू अ रेटिंग, मासी रेटिंग एंड सिनेफाइल रेटिंग। मासी रेटिंग फॉर द एम्पायर इज 2.5 stars. I appreciate कि मेकर्स एक ग्रैंड हिस्टोरिक सीरीज विजन कर पाए बट ऐसी स्टोरी जो मासेस में कनेक्ट ना हो उसका फिर क्या फ़ायदा है। सो एट अ मेन स्ट्रीम लेवल ये शो इन अ वे एक सिर्फ वन टाइम वॉच ही है, वो भी अगर आप इसके फ्लॉज और क्लीशेड एस्पेक्ट्स नज़रअंदाज कर दें। नाउ सिनेफाइल रेटिंग फॉर द एम्पायर इज 2 stars. मुझे ये शो पसंद नहीं आया बट एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत सिनेमैटिकली ये शो पोर्शंस में ठीक था बट ओवरऑल इट वाज जस्ट अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। सो फॉर द सिनेफाइल्स देयर इज नथिंग मच टू एंजॉय एक्सेप्ट द आर्ट डायरेक्शन पार्ट। वीडियो खत्म करने से पहले आप भी मुझे अपनी रेटिंग इस शो के बारे में ज़रूर बताएं। सिंस आई ऑलरेडी नो कि शो को काफ़ी हेट मिल रही है सो बीइंग अ मैच्योर्ड सोशल ऑडियंस आप ट्राई करना कि आप अपना ओपिनियन सिनेमैटिक जजमेंट्स पे दो ना कि किसी और चीज़ को देखते हुए। सो लेट अस नो योर रिव्यू ऑफ द एम्पायर इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।